हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रेया आर्या आज आप लोगों को कराने वाली हूँ हमारी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी एवं सहयोगात्मक अधिगम। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इनके कंपोनेंट्स होते हैं और बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सहकारी अधिगम यानी कि मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सहकारी अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, सहकारी एवं अधिगम, जिसमें सहकारी का अर्थ है समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना और अधिगम का अर्थ है सीखना यानी कि लर्निंग। जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था, लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। तो इसका मतलब ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये है हमारी एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की एक बहुत महत्वपूर्ण अप्रोच है जो विद्यार्थियों को समूह में ज्ञान अर्जित करना सिखाती है। सहकारिता व्यक्ति से ऐसे कार्य की अपेक्षा करती है जिसमें उसे भी लाभ होता है और समूह के दूसरे सदस्यों को भी लाभ होता है और सबकी समूह में सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है। समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रयासों से लाभ उठाते हैं तथा एक दूसरे को भी लाभान्वित करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। परिभाषा क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग की। तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारी अधिगम बालकों को निपुणता और योग्यता हासिल करने में मदद करता है। सहकारी सामान्यतः हम देखते हैं कि जो बालक हैं वो ग्रुप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं ग्रुप में काम करके और एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से सीखने की तुलना में अधिक बेहतर ढंग से सीखते हैं। ये एक सामान्य प्रवृत्ति है, जैसे परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी जब अपने क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करते हैं, जैसे कोई कार्य यदि कक्षा में दिया जाए तो उसे पूरे उत्साह से करते हैं। ऐसे ही इसी प्रवृत्ति को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अप्रोच की तरह अपनाया गया है। सहकारी अधिगम में समूह छोटे बनाए जाते हैं। बेसिकली जो ग्रुप्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होते हैं जिसमें विद्यार्थी साथ साथ रहकर सीखते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ की नहीं बल्कि सामूहिक लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और उन्हें कोई प्रयोग करने के लिए या किसी समस्या पर कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो सभी उस पर मिलकर कार्य करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं और उस प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। ठीक है। और सहकारी अधिगम एक शिक्षण व्यूह रचना है जो कि विद्यार्थियों को छोटे संरचित समूह में साथ साथ सीखने का अवसर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण। जैसे कि अगर हम देखें कि बच्चे जो हैं एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड के शेप में खड़े होते हैं और उनमें से अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर दे या फिर सही ढंग से खड़ा ना हो तो पूरा के पूरा पिरामिड जो है वो गिर जाएगा। तो ये चीज़ जो है कोऑपरेशन दिखाती है, बच्चों में कितना कोऑपरेशन है। तो जो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण। सीखने हेतु जो है उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है क्योंकि इसमें अध्यापक विषय वस्तु, पठन सामग्री आदि विद्यार्थियों को जो है उपलब्ध कराता है।
जिससे विद्यार्थियों को सीखने में सुगमता रहती है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है जीवन कौशल का विकास। तो समूह में कार्य करते हुए विद्यार्थी अनेक जीवन कौशलों को अर्जित करते हैं, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, और जैसे कि ईमानदारी, सहनशीलता से कार्य करना सीखते हैं। ऐसे जीवन कौशलों को वे कार्य करते करते धीरे धीरे अपने आप सीखते जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है समस्या समाधान की निपुणता। सहकारी अधिगम का उद्देश्य विद्यार्थियों में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको निपुण बनाना है, समस्या का समाधान कैसे करना है। तो वो विद्यार्थी जब किसी कक्षा की विभिन्न समस्याओं पर बात करते हैं, सभी विकल्पों को तलाशते हैं, बेहतर समाधान ढूंढते हैं और फिर उस समस्या का समाधान कक्षा के आगे या टीचर के आगे प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सहयोगात्मक मित्रतापूर्ण वातावरण। तो हम देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है मित्रतापूर्ण वातावरण का भी जो है निर्माण होता है कक्षा के अंदर। एक दूसरे के साथ जब विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें मित्रता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु का गहन एवं विस्तृत ज्ञान। समूह में किसी विषय पर विभिन्न स्रोतों से डिफरेंट बुक्स से जो है वो लोग पढ़ते हैं, विभिन्न संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का ज्ञान और भी ज़्यादा गहन और विस्तृत होता है, डीप नॉलेज होती है उन्हें सब्जेक्ट मैटर की। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। समूह में व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व में देखें तो हम समूह में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है स्वयं को दिए गए कार्यों को पूर्ण करने की, और उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है समूह के किसी भी लक्ष्य को पूरा करने का। तो ये जो है उनके व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा विविध प्रकार के अनुभवों में वृद्धि। तो सहकारी अधिगम में बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। वे कभी मौखिक रूप से विचार विमर्श करते हैं, कभी किसी टॉपिक पर जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो कभी मिलकर कोई प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करते हैं, प्रायोगिक कार्य कोई करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। पहले हम देखते हैं इसकी प्रोसेस, सहकारी अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स में ये सहकारी अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है पाठ्य वस्तु का चयन। तो ये जो है बेसिकली सबसे पहले कुछ हम पाठ्य वस्तु का चयन करेंगे, उसके बाद जो है हम उससे रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड होगा कि हम कितने कितने बच्चों का समूह बनाते हैं। जो हम बच्चों का 4 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूहों का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद हम छात्रों को अपनी पाठ्य वस्तु के आधार पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर कार्य और उनके दायित्वों को समझाएंगे, कार्यों का वितरण करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा सामग्री निर्माण एवं सूचनाएं प्रदान करना। उसके बाद विद्यार्थी जो है समूह में रहकर कार्य करेंगे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। और फिर उसके बाद इससे हमें क्या पता चलेगा कि विद्यार्थी जो है अपने विद्यार्थियों को सहयोग और मार्गदर्शन, टीचर जो है विद्यार्थियों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उसके बाद जो हमारे उद्देश्यों की जब पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण होगा, और अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं तो बच्चों को टीचर द्वारा जो है रीइंफोर्समेंट भी दिया जाएगा, पुनर्बलन भी दिया जाएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके सहकारी अधिगम के घटक क्या क्या हैं। तो पहला है हमारा सकारात्मक अंतःनिर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। समूह में एक दूसरे पर विद्यार्थी सकारात्मक रूप से निर्भर होते हैं, जैसे कि किसी परिवार में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, तभी घर के सभी काम सुचारू रूप से चल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो समूह में भी बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बालक एक दूसरे से सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नाटक की बात करें तो कोई नाटक तभी सफल होगा जब उसका राइटर उस नाटक को अच्छे से लिखेगा, अच्छी स्क्रिप्ट लिखेगा, उसका डायरेक्टर जो है वो उसे अच्छे से डायरेक्ट करेगा, और जो डिफरेंट उसके एक्टर्स हैं वो उस नाटक में अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो इसका कंपोनेंट है वो है व्यक्तिक और सामूहिक जवाबदेही। तो हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप्स होते हैं उनमें हर एक मेंबर की अपनी व्यक्तिक और सामूहिक जवाबदेही होती है। समूह में हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। वह स्वयं अपना कार्य भी करे और समूह के दूसरे व्यक्ति को भी कार्य सिखाए। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक प्रोसेसिंग या ग्रुप प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होगा, समूह के सभी सदस्य मिलकर किसी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि उन्होंने जिस विधि का अनुसरण किया है या जो मेथड उन्होंने लिया है, फॉलो किया है, वो उपयुक्त भी है या नहीं, या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करें या किस चीज़ को रोक दें। इन सभी बातों पर विचार विमर्श करना सामूहिक प्रोसेसिंग कहलाती है, ग्रुप प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे प्रत्येक सदस्य की समूह में भागीदारी प्रभावशाली बनती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। विद्यार्थी जब समूह में कार्य करते हैं तो उनमें बहुत से सामाजिक कौशलों का भी विकास होता है, जैसे कि लीडरशिप का, एक दूसरे का अनुसरण करना, या फिर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे दूर करना, कोई मतभेद है तो उसे दूर करना। आपस में विश्वास मजबूत होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता जो है वो बढ़ती है, धैर्य रखना सीखते हैं, अपना जो है तनाव का प्रबंधन करना सीखते हैं, प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं। तो काफ़ी सारी जो है सामाजिक कौशलों का विकास बच्चे में होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट कंपोनेंट जो है आमने सामने की अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, विद्यार्थी एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे को सुझाव भी देते हैं। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे कोऑपरेटिव लर्निंग के। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी इसकी कोऑपरेटिव लर्निंग की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है कोऑपरेटिव लर्निंग की, क्लासरूम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है। तो हम देखते हैं, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है बहुत जो है एक महत्वपूर्ण अप्रोच है लर्निंग की। जैसे इसमें क्या होगा, सभी को जो ज्ञान है वो सभी के सहयोग से प्राप्त होता है। जैसा कि हमने देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और सभी मिलकर कार्य करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य और जीवन कौशल का विकास होता है। वो बहुत सारे जीवन कौशलों को सीखते हैं और नैतिक मूल्यों को फॉलो करना सीखते हैं। नेक्स्ट है जटिल तथ्य जो है वो आसानी से सीखे जाते हैं, जो हार्ड थिंग्स हैं वो बहुत इजीली जो है बच्चे ग्रुप में रह के सीख जाते हैं। नेक्स्ट है जब बच्चे मिलकर काम करेंगे ग्रुप में तो वो मिलकर काम करने से खुश रहते हैं, आनंद की अनुभूति उनको होती है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक सामाजिक संबंधों का निर्माण। बच्चे जो है आपस में घुल मिलकर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। हर एक विद्यार्थी की, हर एक छात्र की, समूह के हर एक छात्र की, हर एक मेंबर की जो है सक्रिय भागीदारी होती है, एक्टिव रहता है बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।
उसके बाद स्व अधिगम का अवसर भी, मतलब बच्चा जो है खुद से सीखता है, सेल्फ लर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा, अब देखते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है। तो सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का पता लगाने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या फिर किसी प्रोजेक्ट को किसी एक सार्थक परियोजना बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी व्याख्यान पर चर्चा करने वाले छात्रों का समूह या फिर कोई असाइनमेंट पर काम करना है तो इंटरनेट पर विभिन्न स्कूलों के छात्र जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो ये हमारे जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग के एग्जांपल्स थे। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग को अचीव करने के लिए हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को अचीव करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला कि छात्र जो है समूह में सुरक्षित महसूस कर सके। नेक्स्ट है हमारा समूह जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि हर एक छात्र जो है अपनी सक्रिय भागीदारी उसमें दे सके, अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कि छात्रों को एक साथ काम करने वाले कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जो भी काम हम छात्रों को ग्रुप में देने वाले हैं उसको पहले क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें भी क्या होगा, छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चों का होता है। कभी कभी शिक्षार्थी जो है वो छात्र बन जाते हैं, शिक्षक जो है वो छात्र बन जाते हैं और कभी छात्र जो है वो शिक्षक बन जाते हैं। तो ये मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें कोई भी एक दूसरे को सिखा सकता है। नेक्स्ट है हर सदस्य को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हर एक सदस्य जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, तो हर एक सदस्य को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है सभी छात्रों का योगदान जो है मूल्यवान माना जाता है। छात्रों के बीच में अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोई अगर झगड़ा भी है, कोई संघर्ष भी है, तो उसको भी जो है वो सॉल्व करने का कौशल सीखते हैं, उसको भी सॉल्व करने की स्किल्स जो है वो सीखते हैं ग्रुप में रह के। नेक्स्ट है लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना सीखते हैं और एक गाइड के रूप में उस लक्ष्य का उपयोग किया जाता है कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करना है, मतलब एक जो है लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। और क्या होता है इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है और इंटरनेट एक्सेस जैसे अनुसंधान उपकरण जो है बच्चों को ग्रुप में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल जो है एक जैसी अप्रोचेस है, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इनमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो है छात्रों के आगे एक लक्ष्य का निर्धारण कर दिया जाता है और सभी छात्र मिलकर एक ही डायरेक्शन में उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लग जाते हैं। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी शिक्षक को किसी पौधे का निरीक्षण करवाना है तो वो 4-5 छात्रों का जो है वो समूह बना देगा और उनमें सब में काम को डिवाइड कर देगा। जैसे कि अगर उसे किसी पौधे का निरीक्षण करवाना है तो एक छात्र को वो उसकी पत्तियों के बारे में निरीक्षण के लिए बोल देगा, किसी को तने के बारे में, किसी को जड़ के बारे में, और वो सभी छात्र उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करके अपने ग्रुप में फिर उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, अलग अलग कार्य करके फिर उसको एनालाइज करेंगे और फिर जो है अपने रिज़ल्ट को प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही डिफरेंस होता है कि वो उसमें जो है छात्र एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए